जय हिंद एवरीवन। ज्ञान बिंदु बिहार दुर्ग प्रैक्टिस सेट की श्रृंखला में आज हम लोग 10 नंबर प्रैक्टिस सेट को देखने वाले हैं। इससे पहले हमने 1 से लेकर के 9 तक प्रैक्टिस सेट को अच्छे से कंप्लीट किया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर के आप प्लेलिस्ट बना हुआ है उसका चैनल पे, उसे वहाँ से जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए आज प्रैक्टिस सेट नंबर 10 को देखने वाले हैं। अगर आपको इसका PDF डाउनलोड करना है तो लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहाँ से जाकर के आप इसका आसानी से PDF जो है डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। आज का टारगेट रहेगा मेल के लिए, मेल का टारगेट आ रहेगा 65 और फीमेल का टारगेट आज का रहेगा 60। आप लोग सेट जब समाप्त होता है तो उसके बाद कमेंट जरूर करके बताया कीजिए कि आपका स्कोर कितना हुआ, और साथ ही साथ जो प्रश्न का आंसर आपको पहले से पता है उसका उत्तर देते चलेंगे तो आपका रिवीजन अच्छा हो जाएगा। तो चलिए सेट को स्टार्ट करते हैं। जहाँ पे लगता है हमको डिस्कशन करना चाहिए, आपको कहने की आवश्यकता नहीं है, वहाँ मैं खुद डिस्कस करते हुए उसको आगे बढ़ूँगा। काफ़ी डिटेल में मुझे नहीं लगता है कि इससे ज़्यादा डिटेल में कोई किसी चैनल पे कोई इसको जो है सेट को कराया होगा। काफ़ी डिटेल में और काफ़ी एक्सप्लेन करते हुए मैं हर क्वेश्चन के साथ आगे बढ़ता हूँ, तो आपको कहने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं सेट को बिना टाइम को वेस्ट किए। चलिए 10 नंबर सेट का पहला क्वेश्चन ही है, निम्नलिखित में से किस पर भारत का सर्वोच्च न्यायालय अपीलीय क्षेत्राधिकार का उपयोग नहीं करता है। निम्नलिखित में से किस पर भारत का सर्वोच्च न्यायालय अपीलीय क्षेत्राधिकार का उपयोग नहीं करता है, पूछा जा रहा है। देखिए, संवैधानिक मामलों के में अपील जो करता है ये करता है, दीवानी मामलों में भी करता है, फौजदारी मामलों में भी करता है, लेकिन जो सैन्य मामले होते हैं उस पर जो है ये अपीलीय क्षेत्राधिकार का उपयोग नहीं करता है। कौन नहीं करता है? सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत देखिए कौन कौन सा आता है। संवैधानिक अपीलीय अधिकार आता है, दीवानी अपीलीय अधिकार क्षेत्राधिकार आता है, फौजदारी क्षेत्राधिकार आता है, विशेष अनुमति से अपीलीय क्षेत्राधिकार आता है। देखिए, सबसे पहली बात जो है, संविधान का अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत कोई संवैधानिक विषय जिस पर उच्च न्यायालय ने कोई फैसला दिया हो उसी के विषय में जो है सर्वोच्च न्यायालय जो है क्षेत्रीय अधिकार जो है अपीलीय क्षेत्राधिकार को देता है, घोषित करता है। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। राज्यसभा के सभापति और उपसभापति की अनुपस्थिति में सदन की अध्यक्षता कौन करता है? राज्यसभा के सभापति और उपसभापति की अनुपस्थिति में सदन की अध्यक्षता कौन करता है? तो ये आपका करता है उपसभाध्यक्षों का पैनल का कोई एक सदस्य। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 89 में राज्यसभा के सभापति और उपसभापति का प्रावधान है। कितना? तो आर्टिकल 89 में। आर्टिकल 89 में क्या है? राज्यसभा के सभापति और उपसभापति के पद का जो है वर्णन किया गया है। अगर सभापति यहाँ पे अनुपस्थित रहता है तो आपका उपसभापति जो है सभापति का जो है कर्तव्यों का निर्वहन करता है। क्लियर? तो राज्यसभा में सभापति और उपसभापति दोनों अगर अनुपस्थित हो जाए तो देखिए उसके पैनल द्वारा, उपसभा जो अध्यक्षों का पैनल होगा उसके द्वारा जो है एक सदस्य चुना जाएगा और वही जो है राज्यसभा के सभापति का कार्य करेगा। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि परिवर्तनशील विनिमय दर की स्थिति में भारतीय रुपये के मूल्य में गिरावट को कहा जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रुपये का मूल्य ह्रास कहा जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। परिवर्तनशील विनिमय दर की स्थिति में भारतीय रुपये के मूल्य में गिरावट रुपये का मूल्यह्रास कहा जाता है। देखिए, रुपये की कीमत जो होता है पूरी तरह से उसकी मांग और आपूर्ति पर निर्भर करता है। किस पे? मांग और आपूर्ति पर निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। पूर्ति निर्भर करती है, समग्र पूर्ति निर्भर करती है, निम्न कूटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ पे 3-4 स्टेटमेंट दिया है, पूछ रहा है समग्र पूर्ति निर्भर करती है, तो स्टेटमेंट दिया है, इसको करके आपको सही उत्तर का चयन करना है। तो चलिए देखते हैं 4 नंबर। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे सबसे पहले कह रहा है कि कीमत स्तर पर, ये बिल्कुल सही है। अर्थव्यवस्था जो है, अर्थव्यवस्था में उत्पादक क्षमता पर, ये भी सही है आपका। लागत के स्तर पर, ये भी सही है। यानी कि कह रहा है इसमें से कौन सही है, तो 1, 2 और 3 ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे दिया हुआ है, राइट हो जाएगा। क्लियर? निम्न में से सर्वप्रथम किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है? किस संविधान के वाद में जो है उच्चतम न्यायालय ने यह कहा था कि प्रस्तावना जो है संविधान का हिस्सा नहीं है? तो ये कौन सा था आपका? बेरूबाड़ी यूनियन वाद था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए,
बेरुबाड़ी यूनियन बनाम मद्रास का राज्य का मामला जो आया था, कब आया था? 1960 में आया था। ये आप सभी को पता होगा, 1960 का ये मामला था। प्रारंभ में प्रस्तावना को जो है संविधान का अंग भाग नहीं माना गया था। सबसे पहले इस समय ये विवाद आया था, तो प्रस्तावना जो था, प्रस्तावना को जो है संविधान का भाग नहीं माना गया था। लेकिन एक और केस आता है आपका 1973 में, जिसको कहते हैं केशवानंद भारती, ठीक है, मामला। इसमें जो है संविधान को जो है, संविधान का भाग, प्रस्तावना को जो है संविधान का भाग घोषित किया जाता है। किसमें? केशवानंद भारती में किया जाता है, ठीक है। लेकिन इसमें यह भी कहा गया कि इस केशवानंद भारती बनाम जो है केरल राज्यवाद में जो कहा गया कि उच्चतम न्यायालय ऐसा ऐतिहासिक फैसला दिया कि जो संसद की प्रस्तावना सहित संविधान के किसी भाग में संशोधन कर सकते हैं, लेकिन आधारभूत ढांचा में नहीं। यानी कि फंडामेंटल स्ट्रक्चर जो है, आधारभूत ढांचा, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, आधारभूत ढांचा का कॉन्सेप्ट कहाँ पे आया था? केशवानंद भारती में, कि संविधान के हर पार्ट में आप संशोधन कर सकते हैं, हर चीज़ में संशोधन हो सकता है, लेकिन जहाँ पे अगर आधारभूत ढांचा का सवाल होगा, जहाँ पे अगर मूल ढांचा का सवाल होगा, वहाँ पे आप संशोधन नहीं कर सकते। कब आया था ये? 1973 में आया था। और किस में कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है? तो वो आपका था बेरुबाड़ी यूनियन बात। क्लियर? ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, भौतिकवादी दर्शन का प्रमुख प्रवर्तक निम्नलिखित में से कौन था? भौतिकवादी दर्शन का प्रमुख प्रवर्तक निम्नलिखित में से कौन था? तो ये आपका था ऑप्शन नंबर सी, चारवाक। चारवाक दर्शन हमको लगता है सभी को पता होगा चारवाक दर्शन के बारे में। चारवाक दर्शन जो था, ये भौतिकवादी दर्शन के प्रमुख प्रवर्तक थे, चारवाक, ठीक है। अगर पूछता यहाँ पे जो है, जैसे कि सांख्य और वैशेषिक दर्शन ने जो है जीवन के प्रति भौतिकवादी दृष्टिकोण को भी प्रस्तुत किया था। कौन कौन सा? सांख्य और वैशेषिक। अगला कहते हैं चारवाक जो है, देखिए चारवाक जो था, इसके बारे में एक चीज़ याद रखिएगा, हमेशा आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि चारवाक जो दर्शन था, ये हमेशा मोक्ष जो होता है, मोक्ष का विरोधी रहा है। ये मानता नहीं है कि मोक्ष जैसा कोई चीज़ होता है, इस चीज़ को ये खारिज करता है, तो मोक्ष का विरोधी था। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अगर क्लास आपको अच्छी लग रही है तो आप प्लीज़ लाइक कीजिए, क्योंकि आपके लाइक करने से हमको मोटिवेशन मिलता है, ताकि आगे भी जो है ऐसी वीडियो को हम ला सकें। आपसे मैंने प्रॉमिस किया है कि 1 से लेकर के टोटल 20 तक के प्रैक्टिस सेट को मैं इसी चैनल पे कंप्लीट कराऊंगा। तो आप लोग से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जो लोग नए भी हैं वो सब्सक्राइब करेंगे, उससे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, ताकि आगे जो है ऐसे वीडियो ला सकें। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। भारत में खरोष्ठी लिपि का आगमन हुआ। भारत में खरोष्ठी लिपि का आगमन कब हुआ था? ये ईरान से हुआ था। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा इस प्रश्न का। देखिए, ईरानी लिपिकार भारत लेखन का एक खास रूप लेकर आए, जो खरोष्ठी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ईरानी जब भारत में आए थे तो वो लिपि का एक खास रूप लेकर के आए थे, जिसे हम लोग खरोष्ठी के नाम से जानते हैं। देखिए, यह लिपि जो है अरबी की तरह ही दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। दाईं से बाईं का मतलब क्या हुआ? ये आपका राइट हो गया, ये लेफ्ट हो गया, मतलब इधर से आपको लिखा जाएगा, इसे इधर की तरफ से लिखा जाता है, ठीक है। अरबी भी ऐसे ही लिखा जाता है। अगला क्वेश्चन बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। इनमें से कौन सा सही नहीं है? पूछा जा रहा है इनमें से कौन सा सही नहीं है। पहला देखिए, शैवाल में जो है क्लोरोफिल उपस्थित होता है, ये बिल्कुल सही है, शैवाल में क्लोरोफिल होता है। कवक में क्लोरोफिल होता है, ये स्टेटमेंट आपका गलत है। छत्रक या मशरूम कवक कहलाते हैं, ये बिल्कुल है। जो कवक जो होते हैं, ये मशरूम जो होता है, जो मशरूम खाते हैं वो क्या है? फंगस ही है। बाल में डैंड्रफ होता है, क्या है? फंगस है। देखिए, तो कह रहा है उपयुक्त सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर कहाँ होगा? बी हो जाएगा। यहाँ पे कह रहा है कौन सा सही नहीं है, तो कवक में क्लोरोफिल होता है, ये स्टेटमेंट आपका गलत है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि मानव में गुणसूत्र की संख्या 21 की त्रिगुणसूत्रता उत्तरदायी है। मानव में गुणसूत्र संख्या 21 की त्रिगुणसूत्रता उत्तरदायी है। तो देखिए, तो इसका क्या हो जाएगा? 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डाउन्स सिंड्रोम के लिए। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा डाउन्स सिंड्रोम के लिए, ठीक है। डाउन सिंड्रोम जो है एक अनुवांशिक रोग है। ये क्या है? एक अनुवांशिक रोग है, अनुवांशिक रोग है। इसमें क्या होता है? डाउन सिंड्रोम में क्या होता है कि मनुष्य के गुणसूत्र की संख्या में परिवर्तन के कारण इसमें 21वीं जोड़ी गुणसूत्र 2 के बजाय 3 हो जाता है। 2 के जगह पे क्या हो जाता है? 3 हो जाता है। अतः गुणसूत्र जो होता है 2n + 1 बराबर क्या हो जाएगा? 47 हो जाता है, ठीक है। एक गुणसूत्र की संख्या बढ़ जाती है। समजात गुणसूत्रों के ऐसे समूह को जो है ट्राइसोमिक कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्राइसोमिक, इसको याद रखिएगा। गुणसूत्र जो बढ़ जाता है इसको क्या कहते हैं? ट्राइसोमिक। और इस विकार को कहते हैं डाउन सिंड्रोम, याद रखिएगा।
चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है। कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? कोयला जीवाश्म ईंधन है, पेट्रोलियम भी जीवाश्म ईंधन है, प्राकृतिक गैस भी आपका जीवाश्म ईंधन है, लेकिन यूरेनियम जो है आपका ये जीवाश्म ईंधन नहीं है। ठीक है, यूरेनियम जीवाश्म ईंधन के उदाहरण नहीं है। इसको जो है यूरेनियम क्या होता है, ये आपका एक परमाणु ईंधन है। क्या है? परमाणु ईंधन है। क्लियर? तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कह रहा है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा कथन, कौन सा जो है सही रूप सुमेलित है। यहाँ पे चारों में से पूछ रहा है कौन सुमेलित है, सही सुमेलित है। तो देखिए, पहला दीवाने बंदगान फिरोज शाह तुगलक। अब देखिए दीवाने बंदगान क्या होता था, ये गुलामों के लिए बनाया गया एक विभाग था। दीवाने बंदगान क्या था? गुलामों के लिए बनाया गया एक क्या था, विभाग था, जो फिरोज शाह तुगलक के समय में इसको बनाया गया था। फिरोज शाह तुगलक के समय में कहते हैं कि सबसे अधिक गुलामों की संख्या जो था वो तुगलक काल में था, वो भी फिरोज शाह तुगलक के काल में सबसे अधिक गुलाम थे, उन्हीं के लिए ये बनाया गया था। दीवाने मुस्तखरात जो है ये बलबन से रिलेटेड नहीं है। दीवाने मुस्तखरात जो है ये बलबन से रिलेटेड जो है नहीं है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि दीवाने कोही जो था ये किसान से रिलेटेड था, ये कृषि से रिलेटेड था, ये मोहम्मद बिन तुगलक के काल में आया था, ये भी गलत है आपका। उसके अलावा बात करते हैं दीवाने अर्ज। तो दीवाने अर्ज जो था, दीवाने अर्ज क्या था? तो दीवाने अर्ज जो था एक सैन्य विभाग था। इसकी स्थापना कौन किया था? ये बलबन किया था। क्लियर? बलबन से रिलेटेड था। तो यहाँ पे आपका चारों स्टेटमेंट में केवल ऑप्शन नंबर ए में राइट आंसर दिया गया। अब दीवाने मुस्तखरात जो था ये किसने लाया था? दीवाने मुस्तखरात जो था ये लाया था आपका अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी, ये दीवाने मुस्तखरात जो था अलाउद्दीन खिलजी था से रिलेटेड था। ये क्या था? एक वित्त विभाग था। दीवाने मुस्तखरात क्या था? ये एक वित्त विभाग था, इसको भी याद रखेंगे, वित्त विभाग था। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि कौन सा ड्रग गिद्धों की तेजी से घटती जनसंख्या का मुख्य कारण है। कौन सा ड्रग गिद्धों की घटती हुई तेजी से जनसंख्या का कारक है? तो 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डाइक्लोफिनेनिक। डाइक्लोफिनेनिक के कारण जो है ये क्या होता है, एक दर्द निवारक होता है। जितने भी आपके मवेशी होते हैं, जितने भी आपके मवेशी होते हैं उन लोगों को दिया जाता है, दर्द निवारक के रूप में दिया जाता है। और दर्द निवारक के रूप में दिया जाता है तो इसके लिए क्या होता है, उनके जो है उनको जो मरने के बाद जो होता है, गिद्ध जो आपके होते हैं ये क्या होते हैं, अपघटक होते हैं, प्राकृतिक में अपघटक की भूमिका निभाते हैं। तो उनके मांस को जब ये खाते हैं तो उनको हार्ट अटैक जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो इसीलिए जो है डाइक्लोफिनेक के कारण जो है गिद्धों की संख्या में जो है घटने की मुख्य वजह ये होती है, आपकी डाइक्लोफिनेक होती है ये दवा जो होती है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से कौन सा अंटार्कटिका में भारत की अस्थायी उसके द्वारा परिचालित अनुसंधान स्टेशन है। 13 का राइट आंसर आपका हो जाएगा भारती और मैत्री। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे ये। भारती और मैत्री जो है अंटार्कटिका में भारत की अस्थायी और उसके द्वारा परिचालित जो है अनुसंधान स्टेशन है। ठीक है, इसकी स्थापना जो की गई थी, इसको याद रखिएगा, 1983 में की गई थी। कब की गई थी? 1983 में की गई थी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 14, द सिटी ऑफ जॉय किसे कहते हैं। द सिटी ऑफ जॉय किसे कहते हैं? तो द सिटी ऑफ जॉय किसे कहते हैं? तो 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कोलकाता को कहते हैं। द सिटी ऑफ जॉय किसे कहते हैं? कोलकाता को कहते हैं। कोलकाता को महलों का शहर भी कहा जाता है, इसको याद रखिएगा, महलों का शहर। किसको कहते हैं? कोलकाता को महलों का शहर। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, यूके का राष्ट्रीय पुष्प है। यूके जो है यूनाइटेड किंगडम का राष्ट्रीय पुष्प है। तो यूके का राष्ट्रीय पुष्प जो होता है वो होता है गुलाब। क्लियर? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। गुलाब जो होता है यूके का राष्ट्रीय फूल होता है। भारत की बात करें तो भारत का क्या होता है? कमल होता है। क्लियर? उसके अलावा फ्रांस का क्या होता है? लिली होता है। कनाडा का क्या है? सफ़ेद लिली है। ऐसे कुछ देश हैं उनके जो है राष्ट्रीय पुष्प भी हैं, इसको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन सी नदियाँ पूर्वी घाटी से निकलती हैं? 4 यहाँ पे स्टेटमेंट दिया हुआ है, पूछा जा रहा है आपसे कौन सी नदियाँ पूर्व घाट से निकलती है। तो 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए पूर्व घाट से निकलती है तो पहले देखते हैं। वंशधारा बिल्कुल सही है आपका। ब्राह्मणी जो है पूर्वी घाट से नहीं निकलती है। स्वर्ण रेखा भी नहीं निकलती है। नागावली जो है ये निकलती है। यानी कि 1 और 4, 1 और 4 कहाँ पे दिया? ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ। 1 और 4 आपका राइट हो जाएगा। क्लियर? यहाँ पे कह रहा है वंशधारा तथा नागावली नदियाँ पूर्वी घाटी से निकलती हैं।
ब्राह्मणी तथा स्वर्ण रेखा जो नदी है उसका उद्गम रांची के पठार से होता है, रांची के पठार से होता है। क्लियर। भारत में परमाणु ऊर्जा हेतु भारी जल संयंत्र थल गुरुजल, यहाँ पे कह रहा है गुरुजल संयंत्र किस राज्य में स्थित है। भारत में परमाणु ऊर्जा हेतु भारी जल संयंत्र गुरुजल संयंत्र किस राज्य में है। तो 17 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में ये है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व एथलेटिक्स ने इस वर्ष के एथलेटिक ऑफ द ईयर के लिए किसे नामित किया है। विश्व एथलेटिक्स ने इस वर्ष के एथलेटिक ऑफ ईयर के लिए किसे नामित किया है। तो ये नामित किया गया है आपका नीरज चोपड़ा को, ऑप्शन नंबर बी, नीरज चोपड़ा, जो कि एक एथलेटिक्स है, जो कि भाला फेंक प्रतियोगिता से संबंधित है। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ये घोषणा आपको की गई थी 11 दिसंबर 2023 को विश्व एथलेटिक के सोशल प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से की गई थी, जिसमें नीरज चोपड़ा को जो है एथलेटिक ऑफ द ईयर के लिए नामित किया गया। जिस प्रश्न का उत्तर आपको पहले से पता है उसको कमेंट में आप करते हुए उसका आंसर आपको खुद देते चलिएगा, क्योंकि इससे आपका रिवीजन अच्छा हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। IBS ब्लाइंड फुटबॉल इंटरकॉन्टिनेंटल कप 2023 का आयोजन किस शहर में किया गया। IBSA ब्लाइंड फुटबॉल इंटरकॉन्टिनेंटल कप 2023 का आयोजन किस शहर में किया गया। तो ये आपका किया गया कोच्चि में, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 नंबर क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। विश्व जल सप्ताह 2023 के संबंध में कौन सा कथन सही है। विश्व जल सप्ताह 2023 के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। यानी विश्व जल सप्ताह 2023 का विषय जो था परिवर्तन के बीज जलवार दुनिया के लिए अभिनव समाधान है। दूसरा कह रहा है स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट द्वारा 1991 में प्रतिवर्ष आयोजित किया जाने वाला एक वैश्विक कार्यक्रम है। दोनों स्टेटमेंट आपका विश्व जल सप्ताह 2023 के संबंध में सही है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। 21 नंबर 21 फरवरी 2023 को इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं। डॉक्टर महेंद्र कुमार मिश्रा, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। डॉक्टर महेंद्र कुमार जो मिश्रा हैं, ये जो है इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय बने हैं। क्लियर। अगला क्वेश्चन रीजनिंग का दिया वहाँ पे, उस विकल्प का चयन कीजिए, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरी आकृति से वही संबंध है जो संबंध दूसरी आकृति से पहली आकृति से है। प्रश्न आकृति दी गई है, इसमें आपको आकृति का चयन करना है। थोड़ा सा इसको छोटा कर देता हूँ, आपको भी ऑप्शन देखिए यहाँ पे ये देख सकते हैं। तो 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, रीजनिंग का क्वेश्चन है, आप खुद से इसको सॉल्व कीजिएगा, वीडियो को पॉज करके वहाँ से आप उसको सॉल्व कीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। देखिए पहला कह रहा है पंजाब हिंदू सभा की स्थापना UN मुखर्जी और लालचंद ने की थी, बिल्कुल सही है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में श्रीमती सरोजिनी नायडू ने भारत सरकार द्वारा नामित अतिरिक्त सदस्य के रूप में भाग लिया था, बिल्कुल सही है। पूना समझौते कह रहा है कि पूना समझौते 1932 पर गांधी जी और अम्बेडकर ने हस्ताक्षर किए थे। पूना समझौता 1932 पर गांधी जी और अम्बेडकर ने हस्ताक्षर किए थे। ये स्टेटमेंट आपका गलत दिया हुआ है, काफ़ी सारे लोग इसमें फंसेंगे, लेकिन इसको याद रखिएगा, ये गलत है आपका। ठीक है, पूना समझौता 1932 पर गांधी जी और अम्बेडकर ने हस्ताक्षर किए थे, ये कथन जो है गलत है। क्लियर। अगला कह रहा है न्यू इंडिया समाचार पत्र एनी बेसेंट से संबंधित है, ये भी आपका सही है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। 24 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक उर्वरक नहीं है। कौन सा रासायनिक उर्वरक नहीं है। सोडियम सल्फेट जो है आपका रासायनिक उर्वरक नहीं है। बाकी अमोनिया नाइट्रेट, कैल्शियम साइनामाइड, पोटेशियम नाइट्रेट, ये सब जो आपका है रासायनिक उर्वरक है, लेकिन सोडियम सल्फेट आपका रासायनिक उर्वरक नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश रासायनिक धूम कोहरे के निम्न में से कौन सा घटक नहीं है। प्रकाश रासायनिक धूम कोहरे के निम्न में से कौन सा घटक नहीं है। 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। यानी एक्रोलीन, फॉर्मेल्डिहाइड, ओजोन, ये सब तीनों के तीनों जो है ये धूम कोहरे के घटक नहीं है। क्लियर। अगला कह रहा है श्री सैलम मंदिर कहाँ स्थित है। श्री सैलम मंदिर कहाँ स्थित है।
तो श्रीशैलम मंदिर जो आपका है ये है आपका आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। श्रीशैलम मंदिर जो है आंध्र प्रदेश में स्थित है। यह मंदिर भगवान शिव से रिलेटेड है। श्रीशैलम मंदिर जो है किससे रिलेटेड है? भगवान शिव को समर्पित मंदिर है ये, ठीक है। और यहाँ पे बात करें अगर कि माता पार्वती का भी यहाँ पे जो है, माता पार्वती का भी जो है यहाँ पे आपको मूर्ति देखने को मिलेगा। इसे जो है, इसका जो है मतलब बनाया किसने था, तो याद रखिएगा इसके बारे में बताया जाता है कि चालुक्य के काकतीय ने जो है, चालुक्य के काकतीय और विजयनगर साम्राज्य ने भी जो है इसका निर्माण कराया था। किसने किसने? तो यहाँ याद रखिएगा चालुक्य वंश से रिलेटेड है ये, चालुक्य और विजयनगर, ये दो साम्राज्य के बारे में कहा जाता है कि इस मंदिर के निर्माण से संबंधित है, इनके विकास से संबंधित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। ये मैथ्स का क्वेश्चन है 27 नंबर, इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो 27 का राइट आंसर आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका 27 का आंसर इसमें जो होगा आपका डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, यानी राइट आंसर आपका जो आएगा सॉल्व करने के बाद 300 आएगा। क्लियर। अगला भी मैथ्स का क्वेश्चन है, तो 28 का क्या हो जाएगा? दो बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है, उनकी जो ऊंचाइयों का अनुपात 5:3 है, तो उनके आयतनों का अनुपात बताइए। तो जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो सॉल्व करने के बाद इसका राइट आंसर आएगा 20:27, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है मुगल काल से संबंधित विभिन्न विभागों और उसके पदाधिकारियों के साथ सही सुमेलित कीजिए। तो इसको मिलान करना है, तो चलिए देखते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ए का सदर कह रहा है, सदर क्या होता था? सदर जो होता था आपका, ये आपका होता था धार्मिक और धर्मार्थ किए जाने वाले कार्यों के मंत्री को जो है सदर कहते थे। फौजदार क्या होता था? तो फौजदार जो होता था ये सेना नायक होता था। ऑप्शन नंबर डी 4 हो जाएगा, बी का 4, यानी ए का 3, बी का 4 और सी का देखते हैं। सूबेदार जो होता था, सूबेदार ये क्या होता था? तो सूबेदार जो होता था ये आपका होता था, सूबेदार जो होता था ये होता था आपका प्रांतों के प्रशासक, यानी कि सी का 1 हो जाएगा। और बचा डी, तो दीवान क्या होता था? तो प्रांतों के वित्त अधिकारी को दीवान कहते थे, यानी कि डी का जो हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। 3 4 1 2, 3 4 1 2, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में खारे पानी का सबसे बड़ी झील है, भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी जो झील है वो आपका है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चिल्का झील है। चिल्का झील जो है ये भारत में सबसे बड़े जो है खारे पानी की झील है। यह झील कहाँ पे है? ओडिशा में है। कहाँ पे है? ओडिशा में है, याद रखिएगा ओडिशा में ये झील आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। महानदी डेल्टा के दक्षिण में स्थित है ये। भारत में सबसे अधिक खारे पानी लवणता के झील जो है सांभर झील राजस्थान में है, ठीक है। सांभर झील जो है ये जो है राजस्थान में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 31। भारत का राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर अवस्थित है? भारत का राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान जो आपका है ये कटक में है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कटक कहाँ है? तो कटक भी आपका ओडिशा में है। कटक कहाँ है? ओडिशा में है। चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? कटक में है। चलिए कुछ प्रमुख अनुसंधान केंद्र को आपको बता देता हूँ, उसको याद रखिएगा आप, 2-4 बता देता हूँ। देखिए आलू अनुसंधान केंद्र पूछेगा आपसे तो वो कहाँ है? शिमला में। शिमला में क्या है? आलू अनुसंधान केंद्र है। उसके बाद बात करेंगे समुद्री विज्ञान संस्थान कहाँ है? तो गोवा में है। इसके लिए मैंने एक प्रॉपर वीडियो बनाया है कि प्रमुख अनुसंधान केंद्र और उसकी अवस्थिति के बारे में जो है आप चैनल पर जाकर देखेंगे तो आपको वीडियो देखने को मिल जाएगा। 5 से 7 मिनट की वीडियो में मैंने सब चीज़ों को क्लियर कर दिया है। अगला बात करें तो दलहन शोध संस्थान कहाँ है? तो दलहन शोध संस्थान आपका जो है कानपुर में है। कहाँ है? कानपुर में है। उसके बाद बात करें जो चमड़ा अनुसंधान कहाँ है? चेन्नई में है। कहाँ है? चेन्नई में है। तो इन प्रमुख जो अनुसंधान केंद्र को कम से कम याद रखिएगा, हर बार आपसे एग्जाम में ये पूछे जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोदा बेटा किस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है? तो दोदा बेटा जो है आपकी ये नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। दोदा बेटा नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट के पर्वत नीलगिरी पर्वत ग्रंथि से मिलते हैं, जिसका सर्वोच्च शिखर दोदा बेटा है। इसकी ऊंचाई की बात करें तो 2637 मीटर की ऊंचाई है इसकी। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित है? निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? चलिए सुमेलित देखते हैं इसमें कौन है। तो देखिए रानी लक्ष्मीबाई बांध रिहंद ये गलत है। रिहंद बांध बेतवा ये भी गलत है। माता टीला बांध बेतवा ये बिल्कुल सही है। राजघाट बांध यमुना ये भी गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो आपका है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए रानी लक्ष्मीबाई बांध जो है ये बेतवा नदी पर है। किस पे है?
बेतवा पे है। क्लियर। उसके बाद बात करें रिहंद बांध जो है, ये रिहंद नदी पे ही है। ठीक है। उसके बाद माता टीला, ये सही है। राजघाट जो बांध है, राजघाट बांध किस पे है, ये भी आपका बेतवा नदी पर है, याद रखिएगा। हर ऑप्शन को मैं डिस्क्राइब करके अच्छे से समझाते हुए चल रहा हूँ, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। केवल आप ध्यानपूर्वक इस वीडियो को ध्यान से देखिए, शुरू से लेकर अंत तक देखिए, आपको 100 क्वेश्चन एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। अगला, पीली हाउस का उपयोग किया जाता है, पीली हाउस का उपयोग किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पौधे उगाने में। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान पहल को लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए पुरस्कार प्रदान किया गया, इस संबंध में कौन सा कथन सही है। देखिए, पहला स्टेटमेंट दे रहा है कि वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय इस पहल को नवाचार श्रेणी में पुरस्कार मिला, तो ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है। इसको जो है उद्योग मंत्रालय ने इस पहल को नवाचार श्रेणी में पुरस्कार मिला है उसके तरफ से, ये सही है। अगला स्टेटमेंट देखते हैं क्या कह रहा है। दूसरा कह रहा है कि पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान को अक्टूबर में लॉन्च किया गया था, ये भी आपका स्टेटमेंट सही, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। किस राज्य में नेचुरल फार्मिंग फॉर रिवाइटलाइजिंग एनवायरनमेंट एंड रेसिलिएंट एग्रीकल्चर थीम पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन शुरू किया गया था, तो 36 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आपका मणिपुर में किया गया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। पूर्वोत्तर में पहला संपीड़ित बायोगैस संयंत्र किस राज्य में बनाया गया है, तो 37 का राइट आंसर क्या होगा, असम में, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत ने कि कब तक जो है अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा पर भेजने का लक्ष्य रखा है, तो कब का लक्ष्य रखा गया है, ऑप्शन नंबर डी 2040 तक। देखिए, भारत ने 2040 तक जो है चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री भेजने का लक्ष्य रखा है। भारत के प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी ने 2040 तक, कितना, 2040 तक जो है अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करेगा। कब, भारत 2025 तक, 2025 तक का लक्ष्य है हमारा कि भारत ने जो है अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है। और 40 में जो है आपका अंतरिक्ष में जो है अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा पर भेजा जाएगा 2040 तक। चलिए, क्वेश्चन नंबर 39 का है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि आंखों में आंसू बनते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि द्वारा आंखों में आंसू बनते हैं, तो ये आपकी जो होती है वो लैक्रिमल ग्रंथि होती है, ऑप्शन नंबर बी होता है। लैक्रिमल ग्रंथि के द्वारा जो है आंखों में आंसू बनते हैं। क्लियर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 40, रक्त का थक्का बनाने में फाइब्रिनोजन फाइब्रिन के परिवर्तन में भाग लेने वाला एंजाइम है, तो ये आपका है थ्रोम्बिन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए, रक्त का थक्का बनाने में जो है फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन के परिवर्तन में भाग लेने वाला एंजाइम थ्रोम्बिन है। ये सामान्यतः रुधिर वाहिनी में नहीं जमता, परंतु क्षतिग्रस्त रुधिर वाहिका से रक्त बहने लगता है, तो उसमें उपस्थित प्लेटलेट जो होता है थ्रोम्बोप्लास्टिन नामक पदार्थ स्रावित करती है। ठीक है। तो आप इसको बस इतना याद न रखिएगा, आप केवल याद रखिएगा रक्त के थक्का बनने में फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में परिवर्तित करने में जो है भाग लेने वाला एंजाइम जो होता है वो थ्रोम्बिन होता है। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित समाज सुधारकों में से किसने महाराष्ट्र में 1866 में विधवा पुनर्विवाह को बढ़ावा देने के लिए एक संस्था की शुरुआत की थी, तो किसने की थी, ज्योतिबा राव फुले ने, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ज्योतिबा राव फुले महाराष्ट्र में जो है 1866 में विधवा पुनर्विवाह को बढ़ावा देने के लिए एक संस्था की शुरुआत की थी। देखिए, ज्योतिबा फुले का जन्म जो है एक निम्न जाति के माली परिवार में हुआ था, याद रखेंगे कैसे परिवार में हुआ था, तो माली परिवार में हुआ था। ज्योतिबा फुले का जन्म हुआ था कहाँ पे, महाराष्ट्र में। देखिए, वो काफ़ी ज़्यादा जो देखेंगे आप समाज सुधार में इनकी भूमिका काफ़ी ज़्यादा रही, उसके रिलेटेड जो है विधवा पुनर्विवाह हो गया, ऐसे बहुत सारे चीज़ों में जो है इनकी सहभागिता आपको देखने को मिलेगी। इसकी बात करें तो अछूतों के लिए एक विद्यालय भी शुरू किया था, कब, 1854 में अछूतों के लिए इन्होंने जो है एक विद्यालय की शुरुआत भी की थी। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं 42, रोम का पूर्ण रूप है, रोम का पूर्ण रूप है, तो रोम का पूर्ण रूप आपका क्या हो जाएगा, रीड ऑनली मेमोरी, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र का बजट पेश किया जाता है, यहाँ पे संयुक्त राज्य का जो है बजट पेश किया जाता है, तो संयुक्त राज्य का बजट पेश किया जाता है महासचिव द्वारा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि भारत में विदेशी मुद्रा की मांग बढ़ जाती है तो भारतीय मुद्रा रुपये का क्या होगा,
कि आपका जो होगा मूल्यह्रास हो जाता है। ठीक है, जब विदेशी मुद्रा की मांग बढ़ जाती है तो भारतीय मुद्रा का मांग क्या होगा, मूल्यह्रास हो जाएगा उसका। 45 देखते हैं। 45 कह रहा है कि निम्न में से किस क्षेत्र में मौसमी बेरोजगारी की समस्या होती है। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मौसमी बेरोजगारी की समस्या होती है। ऑप्शन नंबर ए, कृषि में होती है। कृषि में जो होती है मौसमी बेरोजगारी की समस्या होती है। कृषि क्षेत्र में जो है अदृश्य या छिपी हुई बेरोजगारी पाई जाती है। पूछता है कि छिपी हुई बेरोजगारी किस में पाई जाती है, तो आपका जो है कृषि क्षेत्र में। ऐसी बेरोजगारी जो मांग के चक्र के कारण उत्पन्न होती है उसे चक्रीय बेरोजगारी कहते हैं। एक बेरोजगारी का प्रकार है चक्रीय बेरोजगारी। ठीक है, चक्रीय बेरोजगारी, इसको याद रखेंगे। जब इसका ये किस लिए कब होता है, तो ऐसी बेरोजगारी जो मांग के चक्र के कारण उत्पन्न होती है उसे चक्रीय बेरोजगारी कहते हैं। तो प्रश्न पूछा गया मौसमी बेरोजगारी की समस्या होती है तो कृषि में। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें तथा गलत युग्मों की पहचान करें। निम्नलिखित युग्मों पर पहचान करना है इसमें गलत युग्मों का। तो चलिए देखते हैं। पहला कह रहा है गुलफरोसान जो है फूलों का त्यौहार, सही है। खानकाह जो है सूफी संत के रहने का स्थान होता है, सही है। ईदगाह मुसलमानों का खुला प्रार्थना स्थल है, सही है। पुनर्जागरण धार्मिक मान्यताओं द्वारा किसी व्यक्ति का पुनर्जन्म, ये गलत है। पुनर्जागरण का मतलब नहीं होता है ये। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा 46 का। पुनर्जागरण का मतलब होता है, इसका शाब्दिक अर्थ होता है कला विज्ञान का पुनर्जन्म। यहाँ पे कला और विज्ञान का पुनर्जन्म। जैसे आपको देखा होगा, आपने पढ़ा होगा कि यूरोप में पुनर्जागरण आया, औद्योगिक क्रांति आई, तो मतलब कला और विज्ञान का जो होता है पुनर्जन्म होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बात करते हैं। ये रीजनिंग का क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे, तो इसको सॉल्व कीजिएगा आप अच्छे से। इसको वीडियो को पॉज करके देखिएगा तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए अगला देख रहा है 48 नंबर में, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो देखिए ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसी राशि है जिसमें परिणाम तथा दिशा दोनों नहीं होते हैं। ये ऑप्शन डी जो है ये गलत है, बाकी तीनों स्टेटमेंट आपका सही है। एसटीपी का अर्थ मानक ताप। मानक ताप निम्न में से कौन सा है। एसटीपी का अर्थ मानक ताप निम्न में से कौन सा है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, एसटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है 50 नंबर कि पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है। तो सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है, तो ये आपके दयानंद सरस्वती जी हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक जो है इसमें जो है दयानंद सरस्वती से रिलेटेड है। दयानंद सरस्वती से रिलेटेड कुछ टर्म याद रखिएगा। सबसे पहले इन्होंने जो है स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। स्वराज शब्द का सबसे पहला प्रयोग जो है दयानंद सरस्वती ने किया था। ठीक है, अगला बात करें, इन्होंने पाखंड खंडनी पताका लहराया, अद्वैत मत का खंडन किया। काफ़ी सारी चीज़ें इनसे रिलेटेड हैं, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 51 देख रहे हैं। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने बृहस्पति ग्रह के चंद्रमाओं के लिए अपने मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। इस संबंध में कौन सा कथन सही है, तो चलिए देखते हैं। एरियन 5 रॉकेट को फ्रेंच गुयाना के कोरू में ESA के सपोर्ट से जो है लॉन्च किया गया, ये सही है आपका। JUICE यानी जूस प्रोजेक्ट के तहत लक्ष्य 15 साल की यात्रा के बाद जुलाई में बृहस्पति के बर्फीले चंद्रमाओं का अध्ययन करने के लिए एक उपग्रह भेजना है, ये स्टेटमेंट आपका गलत है। पूछा गया ऐसा संबंध में कौन सा कथन सही है, तो केवल एक सही है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केवल एक। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52 क्वेश्चन कह रहा है विदेशी ब्रोकरेज की राजकोषीय स्वास्थ्य रिपोर्ट में कौन सा राज्य शीर्ष पर है। विदेशी ब्रोकरेज की राजकोषीय स्वास्थ्य रिपोर्ट में कौन सा राज्य शीर्ष पर है, तो ये आपका हो जाएगा महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 53 देखिए। सर्वोच्च न्यायालय की 73वीं वर्षगांठ को संबोधित करने के लिए किस देश के मुख्य न्यायाधीश को आमंत्रित किया गया, तो ये आपका किया गया था सिंगापुर के मुख्य न्यायाधीश थे। कहाँ के थे, सिंगापुर के मुख्य न्यायाधीश थे, इनको आमंत्रित किया गया था। ठीक है, सिंगापुर के मुख्य न्यायाधीश कौन है, सुंदरेश मेनन। कौन थे, यहाँ लिख दे रहा हूँ, सुंदरेश मेनन। इनको जो है 73वीं वर्षगांठ सर्वोच्च न्यायालय की जब मनाई गई थी उसके लिए संबोधित के लिए जो है इनको सिंगापुर के जो है मुख्य न्यायाधीश
सुंदरेश जो है मेनन को आमंत्रित किया गया था। ठीक है। 54 नंबर देखिए, भारतीय सेना के विशिष्ट पैरा स्पेशल फोर्सेज में शामिल होने वाली पहली महिला सर्जन बनी है। कौन बनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पायल छाबड़ा बनी है। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कामागाटामारू क्या था? कामागाटामारू प्रकरण क्या था? मतलब पूछा जा रहा है कामागाटामारू क्या था ये, तो कामागाटामारू जो था एक जापानी समुद्री जहाज़ था। क्या था? एक जहाज़ था। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। कैसा जहाज़ था? तो जापानी जहाज़ था ये, याद रखेंगे। इसके बारे में कुछ थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो है भारत के गुरुदत्त सिंह ने किराए पर इसको लिया था। ठीक है, गुरुदत्त सिंह ने इसको किराए पर लिया था और ये कनाडा के तट पर पहुंचने से पहले जो है कनाडाई पुलिस ने भारतीय यात्रियों को घेरेबंदी कर उन्हें देश में प्रवेश करने से रोक दिया था। इनका बेसिकली उद्देश्य था कनाडा पहुंचना था, तो उनको पहुंचने से पहले जो है तट पर ही इनको जो है गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक है, घेराबंदी करके उन्हें जो है उस देश में प्रवेश नहीं करने दिया गया था। तो याद रखेंगे कामागाटामारू एक जापानी जहाज़ था। चलिए, भारतीय संविधान में संसदीय लोकतंत्र तथा न्यायिक सर्वोच्चता क्रमशः किन देशों से अंगीकार किए गए हैं? संसदीय लोकतंत्र तथा न्यायिक सर्वोच्चता किन देशों से अंगीकार किए गए हैं? 56 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ब्रिटेन और यूएसए। ब्रिटेन से संसदीय लोकतंत्र लिया गया है। और बात करें आपका जो है ये न्यायिक सर्वोच्चता जो है यूएसए से लिया गया है। ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं। अनुच्छेद 249 के अंतर्गत संकल्प पारित करने के लिए राज्यसभा के कितने सदस्यों का समर्थन आवश्यक है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए, अनुच्छेद 249 के अंतर्गत संकल्प पारित करने के लिए राज्यसभा के उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। 2/3 मेजोरिटी की आवश्यकता होती है। आर्टिकल कितना में कहता है ये? आर्टिकल 249, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 58, राजनीतिक दल आवश्यक है। राजनीतिक दल आवश्यक है, तो राजनीतिक दल आवश्यक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लोकतंत्र में राजनीतिक दल आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, प्रकृति में निम्नलिखित में से किस जीव या किन जीवों के मृदा रहित सतह पर जीवित पाए जाने वाले सर्वाधिक संभावना है? नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो 59 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, 2 और 4, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि मॉस और लाइकेन, ये दो जो हैं ये मृदा रहित सतह पर जीवित पाए जाते हैं। ये आपका जो चट्टान होते हैं, जितने भी चट्टान होते हैं, चट्टानों पर भी वे जीवित पाए जाते हैं। बाकी मशरूम और फर्न जो होते हैं ये नहीं होते हैं। तो मृदा रहित जो जीवित पाए जाते हैं मॉस और लाइकेन, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है 60 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? मछलियाँ सरीसृप एवं पक्षी असमतापीय हैं, गलत है। मछलियाँ एम्फीबियन एवं सरीसृप एनीमियोटा कहलाते हैं, ये भी गलत है। सरीसृप पक्षी एवं स्तनी एमनियोटा कहलाते हैं, ये जो है आपका स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी राइट है। सरीसृप पक्षी एवं स्तनी एमनियोटा कहलाते हैं, ये स्टेटमेंट सही है। पक्षी स्तनी एवं सरीसृप समतापी, ये भी गलत है, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं। 61 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि समूह, कुल, वंश, गांव तथा सामाजिक वर्ग की सीमाओं के अंतर्गत विवाह की प्रथा जानी जाती है। ये जानी जाती है एंडोगामी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, ये मैथ्स का क्वेश्चन, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। देखिए, जब आपको पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए ऑप्शन दिया जाता है कि आप जाकर टेलीग्राम से डाउनलोड कीजिए, वहाँ से जाकर के आप मैथ्स का क्वेश्चन खुद से अपने तरीके से उसको सॉल्व जरूर कीजिए। पीडीएफ टेलीग्राम पे डाल दिया जाता है, जैसे ही ये सेट कंप्लीट होगा पीडीएफ अपलोड कर दिया जाता है, जाकर वहाँ से मैथ्स का क्वेश्चन लगा लीजिए। 62 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 144 होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 63 क्वेश्चन जो आप सॉल्व कीजिएगा तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 23/9/685। चलिए अगला क्वेश्चन 64 का है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन खाड़ी सहयोग परिषद के संदर्भ में सही नहीं है? ऑप्शन नंबर बी, इसका सदस्य देश सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, कुवैत, बहरीन और इराक है। ये स्टेटमेंट आपका जो है गलत है।
पूछा जा रहा है आपसे इसके संदर्भ में कौन सही नहीं है, तो ये सही नहीं है। इसकी स्थापना 1981 में हुई थी, ये सही है। इसका मुख्यालय सऊदी अरब के रियाद में स्थित है, ये भी सही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो चिल्का झील उड़ीसा में है। चिल्का झील जो है ये उड़ीसा में है, ये बिल्कुल सही है आपका। लेगून झील भी है। सांभर झील राजस्थान अवशिष्ट है, बिल्कुल सही है। अगला कह रहा है लोनार झील महाराष्ट्र में क्रेटर झील है, ये भी सही है। गौरीकुंड झील उत्तराखंड में विवर्तनिक है, ये गलत है आपका। ऑप्शन नंबर डी गलत है। गौरीकुंड झील उत्तराखंड में है, ये सही है। गौरीकुंड कुल जो है आपको वासुकी ताल में है, केदारनाथ के वासुकी ताल में है, ये मंदाकिनी में मिलती है ये। ठीक है, मंदाकिनी नदी में मिलती है। तो ये आपका स्टेटमेंट गौरीकुंड झील जो है ये जो है आपका गलत दिया हुआ है। ये आपका वासुकी ताल में केदारनाथ में है। ठीक है, लेकिन ये विवर्तनिक है, ये गलत है आपका। मलेशिया की किंटा घाटी किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? मलेशिया की जो किंटा घाटी है ये किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। टीन के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है मलेशिया की किंटा घाटी। पृथ्वी की सबसे पतली परत है, पृथ्वी की सबसे पतली परत है, तो पृथ्वी की सबसे पतली परत जो होती है परपट्टी होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कयांत्रित चट्टानों का एक उदाहरण नहीं है? तो 68 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हैलेटाइट। हैलाइट जो है आपका एक कयांत्रित चट्टानों का उदाहरण नहीं है। ये लुप्त संख्या ज्ञात करना है, तो 69 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 10 होगा। ये आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करने के बाद आपका आएगा पोता होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी होगा। 71 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दुनिया का पहला पॉम लीफ पांडुलिपि संग्रहालय कहाँ खोला गया है? तो ये आपका खोला गया है तिरुवनंतपुरम में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दुनिया का पहला पॉम लीफ पांडुलिपि संग्रहालय तिरुवनंतपुरम के केरल में खोला गया है। ठीक है, यह स्पष्ट और प्रसिद्ध दोनों कहानियों का खजाना है। ठीक है, चलिए इसको याद रखिए। इसमें जो बेसिकली है त्रावणकोर जो है साम्राज्य को दिखाया गया है, जो भारत की धरती पर भी यूरोपीय शक्ति को हराने वाला एशिया का पहला साम्राज्य बना था। इसमें जो है इस संग्रहालय में इस चीज़ को दिखाया गया है। किस राज्य सरकार ने वन फैमिली वन आईडी के निर्माण के लिए पोर्टल लॉन्च किया है? किस राज्य सरकार ने वन फैमिली वन आईडी के निर्माण के लिए पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये आपका किया है उत्तर प्रदेश ने। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं। सेबी के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? सेबी के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो देखते हैं सेबी के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। देखिए, सेबी ने अपने 35वें स्थापना दिवस पर नए लोगो का अनावरण किया, ये सही है। नया सेबी लोगो अपने पारंपरिक नीले रंग के पैम्पलेट को बरकरार रखता है, सही है। माधवपुरी बुच सेबी के नेतृत्व करने वाली पहली महिला है, ये भी सही है आपका। यानी तीनों स्टेटमेंट आपका सही है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। कौन सा देश कह रहा है कौन सा देश वैश्विक खाद्य नियामक सम्मेलन 2023 का मेजबानी किया? तो कौन सा देश जो है वैश्विक खाद्य नियामक सम्मेलन 2023 का मेजबानी किया? 74 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी भारत ने किया था। भारत ने नई दिल्ली में 20 से 21 जुलाई को वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी किया था। कब? तो 20 से 21 जुलाई को आपका 2023 को। ठीक है, इसको याद रखिए। ऑर्थोसल्फोबेंजीमाइड का संबंध है, ऑर्थोसल्फोबेंजीमाइड का संबंध है, ये संबंध आपका किससे हो जाएगा? सैक्रीन से। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 76 नंबर कह रहा है कि इनमें से कौन सा आवश्यक एमिनो अम्ल है? तो आवश्यक एमिनो अम्ल कौन सा है इसमें? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ल्यूसीन। ल्यूसीन जो है आवश्यक एमिनो अम्ल है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बर्न कन्वेंशन 1886 किससे संबंधित है? जो बर्न कन्वेंशन हुआ था 1886 में, ये किससे संबंधित है? तो ये आपका है कॉपीराइट से। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जो कॉपीराइट होता है उससे ये रिलेटेड है बर्न कन्वेंशन, याद रखिएगा इसको। 78 क्वेश्चन कह रहा है कौन सा विटामिन कैल्शियम के अवशोषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? कौन सा विटामिन कैल्शियम के अवशोषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? विटामिन डी। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। पिछली जाति जनगणना किस वर्ष संपन्न हुई? पिछली जो जाति जनगणना है किस वर्ष संपन्न हुई? तो देखिए, अभी बिहार में जो है जातिगत जनगणना को शुरू किया गया था। अब बिहार के बाद आंध्र प्रदेश दूसरा ऐसा राज्य बना जो जातिगत जनगणना को किया था। तो यहाँ याद रखेंगे पिछली जातिगत जनगणना जो हुई थी वह कब संपन्न हुई थी? तो ये आपका हुई थी 2011 में। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 कह रहा है निम्नलिखित में से दिशा डायरेक्शन का संबंध है। दिशा जो होता है डायरेक्शन का संबंध किससे है? तो ये आपका हो जाएगा सदिश।
सदिश राशि किसे कहते हैं? तो जिसमें दिशा के साथ साथ जो है परिमाण भी होता है, यानी डायरेक्शन के साथ साथ आपका एल्टीट्यूड भी होता है, तो उसको सदिश कहते हैं। और जिस राशि में जो है आपका दिशा होता है और जो परिमाण नहीं होता है उसको अदिश कहते हैं, इसको याद रखिएगा। अब सदिश अदिश कई बार आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सी राशि सदिश है, कौन सी अदिश है, मिलान करने के लिए भी आपसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो वहाँ पर इस बात को याद रखिएगा कि सदिश राशि में जिसमें दिशा भी होगा, परिणाम भी होगा। तो याद रखेंगे एक अदिश का, जैसे सदिश में एक याद रखेंगे विद्युत धारा। आप कहेंगे कि विद्युत धारा में जो तो है आपका डायरेक्शन भी है और एल्टीट्यूड भी है, तो इसका क्या होगा? तो अपवाद में याद रखिएगा, अपवाद में जो है विद्युत धारा, लेकिन ये अदिश राशि कहलाती है, ये सदिश नहीं है। बाकी आपका बल, वेग, त्वरण, ये सब क्या है? सदिश राशि है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं। बंदूक से गोली छोड़ने की अवस्था में बंदूक द्वारा गोली पर, बंदूक से गोली छोड़ने पर बंदूक द्वारा गोली पर क्या किया जाता है, कैसा बल लगता है? तो आगे की ओर एक बल निरूपित होता है, इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ये न्यूटन का थर्ड लॉ लगता है। कौन सा लॉ लगता है? न्यूटन का तीसरा नियम। क्वेश्चन नंबर 82 नंबर क्वेश्चन कह रहा था कि किसी वस्तु पर 5 न्यूटन का बल लगता है, बल लग रहा है, बल की दिशा में 2 मीटर विस्थापित होती है। यदि विस्थापन होते समय लगातार वस्तु पर बल लगता रहे तो किया गया कार्य होगा। तो देखिए इसका फॉर्मूला होता है आपका W बराबर जो होता है F इंटू एस होता है। तो 5 न्यूटन का बल है, कितना है? तो 2 मीटर तक है, यानी 10 न्यूटन मीटर आपका जो होगा राइट आंसर हो जाएगा, या 10 जूल। तो 10 न्यूटन मीटर आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 83 देखते हैं। कल्याणी फोरेस्टा हाल ही में खबरों में था, यह क्या है? तो कल्याणी फोरेस्टा जो हाल ही में खबरों में था, ये क्या था? भारत का पहला ग्रीन स्टील ब्रांड था, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है 84 नंबर, जून 2023 में निम्नलिखित में से किन देशों ने राजनयिक संबंधों को बहाल करने के लिए दूतावासों को फिर से खोल दिया है? तो किसने किया है ये? आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाए, यूएई और कतर ने। ठीक है, सभी आवारा कुत्तों की नसबंदी करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? तो सभी आवारा कुत्तों को नसबंदी करने वाला दुनिया का पहला देश जो है भूटान बन गया है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86 कह रहा है, राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया से कौन अपदस्थ कर सकता है? राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया से कौन अपदस्थ कर सकता है? तो ये कर सकता है आपका संसद, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। मतदाता सूची को आमतौर पर कहा जाता है, मतदाता सूची को आमतौर पर कहा जाता है, तो मतदाता सूची को क्या कहा जाता है? तो इसको याद रखेंगे आप, ऑप्शन नंबर सी वोटर लिस्ट कहा जाता है, मतदाता सूची को वोटर लिस्ट कहा जाता है। 88 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 88 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, राज्यसभा का सभापति अपना त्यागपत्र संबोधित करता है, राज्यसभा का सभापति अपना त्यागपत्र संबोधित करता है, तो किसको करता है ये? राष्ट्रपति को, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89 कह रहा है, जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा निम्न में से किस जगत प्रणाली के उदाहरण है? जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा ये किस जगत में आते हैं? 89 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये मोनेरा है। जैसे विटिकर ने, आपका याद कीजिएगा, विटिकर जो थे, विटिकर ने जो है 5 जगत में विभाजित किया था, मोनेरा, प्रोटिस्टा, उसके अलावा आपका प्लांटेरम, एनिमेलिया और फंगस, 5 ये भाग में बांटा था उन्होंने। तो ये आपका साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा जो है मोनेरा में आता है। मोनेरा में बेसिकली वो आते हैं जो एक कोशिकीय होते हैं, एक कोशिकीय जीव जो होते हैं ये मोनेरा में आते हैं, इसको याद रखिएगा। ये कोशिकीय जीव यानी प्रोकैरियोटिक, क्या कहेंगे? प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक सेल वाले जितने भी होते हैं वो सब के सब जो है आपको मोनेरा जगत में आते हैं। अगला क्वेश्चन 90 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी पूर्णरूपेण अंतःस्रावी ग्रंथि है? अंतःस्रावी ग्रंथि है, पूर्णरूपेण अंतःस्रावी ग्रंथि जो है आपका पीयूष ग्रंथि, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस ग्रह का कोई चंद्रमा नहीं है? किस ग्रह का कोई चंद्रमा नहीं है? तो शुक्र का कोई जो है चंद्रमा नहीं है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। बाकी बात करें शनि का, जो है शनि का है, ठीक है, शनि का जो है अपना चंद्रमा है। बाकी वरुण का भी है, बृहस्पति का भी है, शनि का भी। शनि का टाइटन आपने सुना होगा, टाइटन, ठीक है। सबसे दूर का ग्रह वरुण हो गया, सबसे नज़दीक का ग्रह बुध हो गया, सबसे चमकीला ग्रह शनि हो गया, शुक्र हो गया, ठीक है। तो बात करें पृथ्वी की बहन जो है, इसे जो है साँझ या भोर का तारा भी कहते हैं, और इसे जो है पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहते हैं, ठीक है। आकृति और व्यास में लगभग जो है ये पृथ्वी के पैरेलल भी है, ठीक है, इसलिए जो है पृथ्वी के जुड़वा बहन भी कहते हैं। तो इसका कोई चंद्रमा नहीं है, याद रखिएगा। 92 नंबर देखते हैं।
कह रहा है जगोटा त्रिकोण से संबंधित देश है, यहाँ पे कह रहा है देश, जगोटा त्रिकोण से संबंधित देश कौन सा है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, दक्षिण कोरिया, ताइवान और जापान। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 कह रहा है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के संबंध में कौन सा कथन सही है? विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही है। यानी कि दिसंबर 1993 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस घोषित किया गया था, सही है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2023 की थीम शेपिंग ए फ्यूचर ऑफ राइट्स, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन फॉर अ ड्राइवर फॉर अदर ऑल ह्यूमन राइट्स। केवल आप इसमें ह्यूमन राइट्स को याद रखिएगा, शुरू का बस याद रखिएगा, शेपिंग अ फ्यूचर ऑफ राइट्स, इतना याद रखेंगे तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आपको दिक्कत नहीं होगा। बाकी पूरा याद करना थोड़ा सा कठिन है, जटिल है, बड़ा नाम है, तो केवल इतना याद रखिएगा। तो ये दोनों कथन आपका सही है। अगला क्वेश्चन कह रहा है इजराइल ने हमास के खिलाफ जारी लड़ाई को क्या कोड नाम दिया है? इजराइल ने हमास के खिलाफ जारी लड़ाई को क्या कोड नाम दिया है? तो इसने दिया है, इजराइल ने हमास के खिलाफ जारी लड़ाई को जो है ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड के नाम दिया है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारतीय वायुसेना ने प्रशिक्षण अभ्यास त्रिशूल किस स्थान पर शुरू किया? तो ये आपका किया गया राजस्थान। ऑप्शन नंबर ए, भारतीय जो वायुसेना ने प्रशिक्षण अभ्यास त्रिशूल राजस्थान में शुरू किया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 96, बिहार के कितने ज़िले उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करते हैं? बिहार के कितने ज़िले जो हैं उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करते हैं? तो टोटल 8 ज़िले हैं। याद रखेंगे कौन कौन से ज़िले हैं, चलिए बात करते हैं। देखिए, पहला तो पश्चिम चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास। इसको याद रखिएगा, एक बार मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, पश्चिम चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर और रोहतास। ये 8 जो ज़िले हैं ये उत्तर प्रदेश के साथ क्या होते हैं? सीमा साझा करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 97 देखते हैं। 97 कह रहा है कि भारत में कॉफ़ी कहवा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथनों पर विचार करना है? उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? भारत में कॉफ़ी या कहवा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, कौन कथन सही है? तो 97 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1, 2 और 4। 1, 2 और 4 सही है, 3 गलत है। पहाड़ी ढालों पर तेज धूप जहाँ तापमान अधिक हो, ये गलत है। अगला क्वेश्चन कह रहा है लेट आउट मीन्स 98 का इंग्लिश का क्वेश्चन दिया हुआ है। जैसे पिछला पैटर्न में आपने देखा होगा कि 2 क्वेश्चन आपको इंग्लिश हिंदी से आपको दिए जा रहे हैं, तो वैसे ही सेट में भी शामिल किया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डिस्क्लोज। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लेट आउट मीन्स मतलब डिस्क्लोज। अगर 99 नंबर फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल प्रीपोजिशन फर्नीचर इज यूजुअली मेड डैश डैश वुड। 99 का क्या होगा इसमें? फिल इन द ब्लैंक्स में ऑफ, यहाँ पे होगा ऑफ, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यानी फर्नीचर इज यूजुअली मेड ऑफ वुड। क्लियर। चलिए इस प्रश्न का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 100, सेट नंबर 10 का आखिरी क्वेश्चन है कि मियावाकी जो है पद्धति, यहाँ पे द होगा, मियावाकी पद्धति संबंधित है। तो मियावाकी पद्धति जो किससे संबंधित है? ये तो भूमि के छोटे खंडों पर सूक्ष्म वन लगाकर शहरी वनारोपण से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का राइट आंसर होगा। आज ने हमने देखा था ज्ञान बिंदु का प्रैक्टिस सेट नंबर 10 को कंप्लीट किया है। प्रैक्टिस सेट नंबर 10 जो है इस सेट में हमने कंप्लीट किया है। क्वेश्चन नंबर 100 जो था मियावाकी पद्धति संबंधित है, भूमि के छोटे खंडों पर सूक्ष्म वन लगाकर शहरी वनारोपण से। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।